सारे बच्चों को राधे कृष्णा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर पे। तो पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तरीके से काम करता है, या ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी इंसुलेटिंग मटेरियल हम इसको बोल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्राइमरी यानी कि शुरुआती कंडीशन में, या डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह से बिहेव करता है। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह से बिहेव करता है और बिहेव एज एन इंसुलेटर, यानी कि ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो डाइलेक्ट्रिक की तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कैसे बिहेव करता है, जो इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। और ये बात तो नॉर्मल है। इसमें खास बात ये है जानने के लिए कि अब जब इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है या इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो सीधा सीधा मतलब है कि इसके पास नो और मिनिमम फ्री चार्जेस होंगे। या तो कोई फ्री चार्जेस नहीं होंगे, या तो अगर होंगे भी तो एकदम मिनिमम फ्री चार्जेस होंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, इसका मतलब है कि इसके पास या तो मिनिमम फ्री चार्जेस होंगे, या तो इसके पास कोई फ्री चार्जेस नहीं होगा, या तो इसके पास अगर कोई फ्री चार्जेस होगा भी तो मिनिमम फ्री चार्जेस होगा। अब डाइलेक्ट्रिक की एक कंडीशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है या इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। यानी कि इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, up to a certain limit। ये सर्टेन लिमिट तक ही इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, जरूर इंसुलेटर की तरह से बिहेव जरूर करता है। इसके पास नो फ्री चार्जेस या मिनिमम नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, लेकिन ये इंसुलेटर की तरह से एक सर्टेन लिमिट तक ही बिहेव करता है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर की तरह से एक सर्टेन लिमिट तक बिहेव करता है। अगर हम बियॉन्ड लिमिट वोल्टेज बढ़ाएंगे, बियॉन्ड लिमिट अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, अगर हम इसकी वोल्टेज जो है वो बियॉन्ड लिमिट इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? तो डाइलेक्ट्रिक विल स्टार्ट कंडक्टिंग। तो डाइलेक्ट्रिक विल टेंस और हेल्प टू कंडक्ट। अगर हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, मैं समअप कर रहा हूं पूरे बात को कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। इसका मतलब कि इसमें मिनिमम या तो फ्री चार्जेस होंगे या तो कोई फ्री चार्जेस होंगे नहीं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर की तरह से बिहेव एक सर्टेन वोल्टेज तक ही करता है। एक सर्टेन एक्सटर्नल वोल्टेज तक ही डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। और अगर हम उस सर्टेन वोल्टेज से अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, उस सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अगर हम डाइलेक्ट्रिक को देंगे, तो डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगेगा या कंडक्ट करने में मदद करने लगेगा। यानी अब जो इसकी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी होगी इंसुलेटर वाली, उस तरीके से ये बिहेव नहीं करेगा। तो कैपेसिटेंस का मेनली माइकल फैराडे ने दिया था, उन्हीं के नाम पे हम लोग यूनिट भी कैपेसिटेंस का रखते हैं, फैराड। तो पहली बार 1837 के आसपास, 1837 में कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट माइकल फैराडे ने ही देखा था या बताया था। तो उन्होंने माइकल फैराडे ने डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट में बताया क्या था, ये आप नोट कर सकते हैं जब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, या इसको आप नोट कर लें। मतलब ये शॉर्ट पॉइंट है, ये कंप्लीट थ्योरी में आप ऐड कर सकते हो इस पॉइंट को।
ठीक है, अपने हिसाब से बना करके। लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने में मदद करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है या इसका बिहेवियर क्या होता है। तो उम्मीद है कि पॉज करके वीडियो आप लोग इसको नोट कर दोगे। तो अब अगर हम आगे चलते हैं तो माइकल फैराडे, जैसा कि मैंने बताया कि माइकल फैराडे ने सबसे ज्यादा इस पे पहली बार ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने 1837 में क्या देखा, उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन किया था 1837 में। उन्होंने ये देखा था कि अगर हम कैपेसिटेंस के बीच, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस दो कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जो इंसुलेटर से सेपरेटेड होता है। यानी ये अगर हम प्लस मान ले तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, और इनकी चार्ज की वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ये कैपेसिटेंस हो गया। हम लोग कल पढ़े थे इसके नेक्स्ट वीडियो में, अरे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम कैपेसिटेंस के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर हम कैपेसिटेंस के बीच डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक, तो इन्होंने देखा था कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते ही, कैपेसिटेंस में जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है वो k फैक्टर इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ k, वो k फैक्टर से इंक्रीज कर जाती है, वो k फैक्टर से क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, ऐसा क्यों करता है। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं और उस कंडक्टर में, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, ये खास बात है। तो ये फ्री चार्जेस, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसको देते हैं, ये कंडक्टर को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो अब हम जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फ्री चार्जेस में क्या होगा, फ्री चार्जेस में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और फ्री चार्जेस अपनी फ्री चार्जेस, ये चार्जेस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना एक चार्ज है। अब ये करता क्या है कि ये चार्ज जो है वो खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी खुद की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंड्यूस चार्ज है और इंड्यूस चार्जेस की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक सर्टेन स्टैटिक पोजीशन पे, एक सर्टेन स्टैटिक पॉइंट पे हमको क्या मिलता है, हम क्या पाते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इंड्यूस चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है, जिस समय हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो मिलता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो मिलती है। लेकिन ये कंडक्टर के केस है। इंसुलेटर में ऐसा क्यों नहीं होता है, इंसुलेटर में ऐसा होगा ही नहीं। इंसुलेटर में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इंसुलेटर में या तो मिनिमम फ्री चार्जेस होते हैं या तो कोई फ्री चार्जेस होता ही नहीं है। तो जब इंसुलेटर में मिनिमम फ्री चार्जेस होते हैं या कोई फ्री चार्जेस होगा ही नहीं, जब फ्री चार्जेस नहीं होगा इंसुलेटर में, इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे लगभग। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे इंसुलेटर को, अब मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, तो जब हम इंसुलेटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो इसके पास फ्री चार्जेस तो है नहीं कि ये इसको तुरंत अपोज करेगा। तो ये करेगा क्या, ये डाइपोल बनाना शुरू कर देगा, ये डाइपोल बनाना शुरू कर देगा, ये अपना खुद का एक डाइपोल, इंसुलेटर क्या करेगा, डाइपोल, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इंसुलेटर के डाइपोल बनाना शुरू कर देंगे। अब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेंगे। लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा नहीं होगी, जो इंड्यूस चार्जेस है, जो डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर पाए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो जीरो नहीं बना पाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं बना पाता है। तो मोटा मोटा ये इंसुलेटर का बिहेवियर होता है, हमारा इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर होता है। तो होगा क्या कि जब हम किसी कैपेसिटेंस के बीच में डाइइलेक्ट्रिक को लगाएंगे, जब हम किसी कैपेसिटेंस के बीच में डाइइलेक्ट्रिक को अगर हम लगाए, ध्यान सुनिएगा, एक कैपेसिटेंस है उसके बीच हम लोग डाइइलेक्ट्रिक को लगाए, तो डाइइलेक्ट्रिक कैसा बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। एक चीज और ध्यान सुनिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अपोज करेगा, लेकिन उतना नहीं, मतलब कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, E की वैल्यू को ये रिड्यूस करेगा, reduces the value of E, reduces the value of E की वैल्यू को ये रिड्यूस करेगा सर्टेन अमाउंट ऑफ। अब कितना रिड्यूस करेगा, E की वैल्यू को ये कितना रिड्यूस करेगा, जिस मैग्नीट्यूड का या जिस अमाउंट का, जिस क्षमता का डाइइलेक्ट्रिक लगा होगा, उसी क्षमता का
वैल्यू ये रिड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ई बाय फैक्टर के। तो के की वैल्यू को ये रिड्यूस करेगा, यानी इनवर्स रिलेशन हो गया। पहली बात तो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अच्छा, ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक लगा दिए, ध्यान सुनिएगा, कि जब हम डाइलेक्ट्रिक लगा दिए तो अब ये चार्ज, अगर हम डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए होते तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसकी वजह से एक फोर्स महसूस हो रहा होता आपस में। बहुत ब्राइटनेस तो बढ़ गया है, नॉर्मल रहा। व्हाइटनेस चालू के लिए। ठीक है काट देते ना। तो होता क्या है कि अब ये जो है, इतना तो हम लोग जान गए, या फैराडे ने इतना तो बताया था, हम लोग को पता चल गया। होता क्या है कि जब हम कैपेसिटेंस के बीच एक डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, सीधा सीधा मतलब मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा, इसको फील करिएगा, इमेजिन करिएगा थोड़ा सा, कि जब हम कैपेसिटेंस के बीच डाइलेक्ट्रिक लगाए हैं तो डाइलेक्ट्रिक करेगा क्या? डाइलेक्ट्रिक पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। किस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा? जो ये कैपेसिटेंस या जो कैपेसिटेंस पे जो चार्ज आ रहे होते हैं, कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस ये बैटरी लगी हुई होगी, नहीं लगी हुई होगी, ये बैटरी लगी होगी तभी तो कैपेसिटेंस चार्ज हो रहा होगा। तो जो ये कैपेसिटेंस पे चार्ज आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक अपोज करेगा। डाइलेक्ट्रिक अपोज करेगा यानी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा, जो कि मैंने लिखा। तो अब जब ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, ये नेग्लेक्ट करेगा, ये कुछ अमाउंट रिड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो चार्ज अमाउंट है, कैपेसिटेंस क्या करेगा? कैपेसिटर जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा होता है, रिड्यूस होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो कैपेसिटेंस और चार्ज मांगेगा बैटरी से। कैपेसिटेंस क्या कहेगा कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो रही है, यानी मेरा जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो रहा है, तो वो कैपेसिटेंस बैटरी से बोलेगा कि तुम मुझे और चार्ज दो ताकि मैं सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड या सुटेबल चार्ज की वजह से सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाऊं। तो कैपेसिटेंस क्या करेगा कि बैटरी से डिमांड करेगा कि भैया मुझे थोड़ा सा और चार्ज दो। तो जब कैपेसिटेंस बैटरी से थोड़ा और चार्ज की डिमांड करेगा तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि जो अब कैपेसिटेंस 5 का था वो अब 6 का हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था, या इसीलिए फैराडे ने बोला था कि डाइलेक्ट्रिक करता क्या है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू के फैक्टर से बढ़ा देता है, के फैक्टर जितना। अब ये के क्या है? के एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? ये डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है। मतलब कि अगर एयर होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा, अगर प्लास्टिक होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा, अगर इसी तरह से जैसा मटेरियल, जैसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा वैसा वो अपोज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जैसा अपोज करेगा, जैसा रिड्यूस करेगा के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उतना ही वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा, उतना ही एक्स्ट्रा वो क्यू मांगेगा। जितना एक्स्ट्रा क्यू मांगेगा उतना ही वो क्वांटिटी जो हमारी के की बढ़ेगी। यानी कि डायरेक्टली कितना चार्ज बढ़ेगा कैपेसिटेंस का, वो के फैक्टर जितना बढ़ेगा। और के फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा? के फैक्टर डिपेंड करेगा कि कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग लगाए हैं। अच्छा, एक रिलेशन अगर हम देखें, हम लोग जो पहला ये किए हैं C = Q/V किए हैं, तो अगर हम सीधा सीधा मतलब लगा रहे हैं, अगर हम एकदम फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो फैराडे ने ये बता दिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक लगाए हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू के फैक्टर से इंक्रीज करेगी। फैराडे ने ये बता दिया कि अगर हम के लगाएंगे, या सॉरी डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट में इंक्रीज कर जाएगी जितने अमाउंट का डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर गई तो जाहिर सी बात है चार्ज की भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और जब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो पोटेंशियल लिमिट होने लगेगा, यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू या तो लिमिट होगी या तो डिक्रीज होगी। यहां देख लेना, इसलिए मैंने समझाने वक्त बोला था कि चार्ज ये डिमांड करेगा बैटरी से कि मुझे और चार्ज चाहिए, मुझे और चार्ज दो। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जाहिर सी बात है कि क्यू की भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। थोड़ा सा अगर हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं तो हम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे क्या पड़ता है वो अगर हम लोग देख लें तो अच्छा रहेगा। तो मैं फिगर बना देता हूं, तब तक आप लोग वीडियो को पॉज कर, आप लोग मत पॉज करिए, मैं पॉज कर देता हूं।
यहाँ पे अगर हम लोग दो फिगर बनाए समझिएगा ध्यान से। ये पहला फिगर जो है वो सिर्फ कैपेसिटर है, ये पहला फिगर कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में Q ये प्लस का Q हो गया, ये माइनस का Q हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा हो गया प्लस का, इसका माइनस सिग्मा हो गया। सब टर्म आप लोगों को पता है। तो नॉर्मल कैपेसिटर के लिए अगर हम ये निकालना चाहें तो इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये नॉर्मल कैपेसिटर के लिए है, तो हम इसको E नॉट लिख देते हैं। चलो, तो E नॉट इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, पहली कंडीशन थी नॉर्मल कैपेसिटर के लिए। अब ये दूसरा हमने एक कैपेसिटर लिया जिसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक लगाए, ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक। ये प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का हो गया, उसी तरह ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा यहाँ का हो गया, ठीक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए थे तब E नॉट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। जब हमने दो कैपेसिटर या सॉरी एक कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो अब ये अगर प्लस है तो ये माइनस इंड्यूस चार्ज होगा, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कैपेसिटर अगर ये प्लस का Q है, ये प्लस का Q है, तो ये डाइलेक्ट्रिक का माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर का प्लस Q लिए हैं और डाइलेक्ट्रिक का माइनस Q डैश है, Q डैश से डिनोट किया हूं मैं डाइलेक्ट्रिक को। उसी तरह कैपेसिटर का नेगेटिव चार्ज नीचे है, जैसे इसका था वैसे इसका भी हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज को हमने प्लस Q डैश से इंट्रोड्यूस किया है। Q डैश मतलब डाइलेक्ट्रिक का, ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक का, और ये हो गया हमारा तुम्हारा कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर का हो गया और ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक का। तो ये प्लस का Q था तो यहाँ माइनस का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और उसी तरह ये माइनस था तो प्लस का Q। अच्छा, दोनों में अंतर क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा। लेकिन ये क्या उस तरह से फ्लो हो पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कभी उस तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब अपोज करेगा, कौन अपोज करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक अपोज करेगा। करेगा नहीं करेगा, देखो ध्यान से, ये आराम से दिख रहा होगा, एकदम महसूस हो रहा होगा कि हाँ यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटेंस का, इस कैपेसिटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डाइलेक्ट्रिक अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू अब घट या बढ़ जाएगी। कैसे, ये Q था पहले, ये Q था, ये पहले बिना डाइलेक्ट्रिक वाले का E नॉट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस कर दिए डाइलेक्ट्रिक, तो अब ये नया चार्ज आ गया, Q डैश आ गया कि नहीं आ गया, ये Q है, ये Q डैश आ गया। उसी तरह ये सिग्मा होगा तो डाइलेक्ट्रिक का ये हो गया माइनस सिग्मा डैश, और ये माइनस सिग्मा, और ये प्लस का सिग्मा डैश डाइलेक्ट्रिक का है। तो अब जब ये नया ये कैपेसिटर का पहला चार्ज था Q, और लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक का भी एक चार्ज और आ गया Q, तो होगा क्या कि जो नेट चार्ज होगा, कि अब इसमें जो नेट चार्ज होगा, नाउ द नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम, अब ये सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा, जो सिस्टम का नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, Q माइनस Q डैश। जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का वो क्या हो जाएगा, Q माइनस Q डैश। जो टोटल चार्ज होगा वो Q माइनस Q डैश हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि ये प्लस का Q कैपेसिटर का है ये चार्ज, और ये डाइलेक्ट्रिक का चार्ज है, तो टोटल हमें चार्ज का इफेक्ट कितना मिलेगा, जितना डाइलेक्ट्रिक का चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक का चार्ज जितना, जैसे अगर ये 10 है और ये 2 है, तो 10 में से 2 जो टोटल इफेक्ट आएगा वो 8 चार्ज का आएगा, क्योंकि ये 2 चार्ज तो इसको अपोज करेगा ना, तो ये 2 चार्ज अपोज करेगा, यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 8 चार्ज का होगा। तो उसी तरह ये चार्ज Q है और ये हमारा जो था वो Q डैश था, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा वो क्या होगा, Q माइनस Q डैश, या इसी बुक में किसी बुक में लिखा होगा Q माइनस QP, या अगर इसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी के रूप में लिखना चाहें तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, या ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P डैश, या सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P। लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान से समझिएगा कि जो नेट चार्ज अब होगा वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटर का चार्ज माइनस जो डाइलेक्ट्रिक का चार्ज होगा वो ये। तो ये हम लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं 2 चीजें लिख देता हूं ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो जो नेट चार्ज होगा सिस्टम का वो कुछ ऐसा होगा, या तो सिग्मा माइनस उसको सिग्मा डैश लिख लेते हैं,
डेंस इसके केस में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में मैं लिखा था, अभी चार्ज के ही केस में लिख देता हूं। या तो मैं अगर लिख देता हूं इसको Q माइनस QP भी लिख सकते हैं अगर हम इसको QP लेंगे तो, अगर हम इसको QP लेंगे तो, नहीं लेंगे तो नहीं लिखते हैं, छोड़ो। तो अब जो नेट चार्ज हो गया ये हम लोग को पता चल गया, यानी अब जो हमारा E नॉट इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट था वो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, वो डाइलेक्ट्रिक के केस में ED के केस में हो जाएगा Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के केस में, और ये तब का केस था, डाइलेक्ट्रिक केस, ये तब का केस था जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया गया था। तो इतनी बातें तो हम लोगों को क्लियर आ गई होगी। अब इसी हिसाब से हम इसका डेरिवेशन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। डेरिवेशन कैसे आगे बढ़ाएंगे कि जैसे ये E नॉट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, वैसे इसका V भी हुआ होगा E नॉट इंटू D। इसका V क्या हो जाएगा, इसका V हो जाएगा हमारा ED इंटू D, और D क्या था, D ये डिस्टेंस थी, D ये कैपेसिटेंस के बीच की डिस्टेंस थी, जो अब ये कौन ले लिया, डाइलेक्ट्रिक ले लिया, यहाँ पे वो डिस्टेंस खाली थी। अच्छा, वैक्यूम या एयर भी डाइलेक्ट्रिक की तरह से बिहेव करता है सर्टेन लिमिट तक, लेकिन तो अब हम क्या करेंगे कि V इक्वल टू हो गया ED इंटू D, और यहाँ पे था V इक्वल टू E नॉट D। उसी तरह कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V था, कैपेसिटेंस क्या था, Q अपॉन V था। तो अब अगर V की वैल्यू रखेंगे तो उसी तरह ED, और ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ फिगर, आप लोग नोट कर लेना एक बार, मैं ये फिगर मिटा देता हूँ। तो मैंने उसको मिटा करके एक बढ़िया से लिख लिया, क्योंकि फिगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आप लोग खुद देख के समझ जाओगे। तो E इक्वल टू यहाँ पे होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यह V इक्वल टू हो गया E नॉट D। तो अगर हम V की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, V इक्वल टू E नॉट D है, अगर हम E नॉट की वैल्यू यहीं पे रख देते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E की वैल्यू, हाँ, एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो गया D। अब इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि E इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, E इक्वल टू हो गया Q माइनस Q अपॉन E नॉट A। अब हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया था फिगर में ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस, अगर स्पेलिंग गलत हो जा रही है बीच बीच में तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है, ठीक है, तो उस पर ज्यादा गौर मत करना। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय द फैक्टर, रिड्यूसेस बाय द फैक्टर के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के फैक्टर से कम हो जाता है। हमने वहां अभी डिस्कस किया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 मिनट पहले फिगर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के फैक्टर से रिड्यूस कर जाता है, यानी कि ये किससे रिड्यूस कर जाएगा, इससे। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये E, ये डाइलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्चुअली ये होगा, डाइलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ED, वो एक्चुअली होगा कि बिना डाइलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो के अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ये तो हम लोग जानते हैं। अब एक चीज हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं कि E इक्वल टू, जब हम लोग ये पढ़े थे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, तो हम लोग ये भी जानते थे कि Q इक्वल टू क्या होता था, सॉरी, सिग्मा इक्वल टू क्या होता था, Q अपॉन A। तो अगर हम Q की वैल्यू रखें तो सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू A यानी A से कट जाएगा, यानी E की वैल्यू जो आएगी वो सिग्मा अपॉन A भी होती है। तो ये E की वैल्यू जो सिग्मा अपॉन A है ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये अगर हम कहें तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक, या इसको E नॉट लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ये ED हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन A। इसी को सिग्मा P भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में लिखा है तो आप लोग उसके लिए परेशान, सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन A भी लिखा हुआ है, किसी किसी में O, जो भी हम माने वो भी लिख सकते हैं। तो ED इक्वल टू हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन A।
ये चीज तो हम लोग को समझ आ गई। इन किसके केस में हो गया ये चीज हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, जब डाइलेक्ट्रिक लगाए रहेंगे, और ये जब डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाए रहेंगे। तो इसके आगे अब हम लोग अगर बढ़ेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे तो जो डाइलेक्ट्रिक, अब हम लोग ये भी देखे हैं कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो रिड्यूस कर जाता है के फैक्टर से। तो जो हमारा ये केस अगर हम लोग लगाएं तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिड्यूस हो रहा है, ईडी की वैल्यू अगर हम रख देते हैं, ईडी इक्वल टू ई नॉट अपॉन के था, ईडी की वैल्यू रख दिए तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन ए हो गया इक्वल टू ई नॉट क्या है सिग्मा बाई ए अपॉन के। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा डैश अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा बाई ए के। तो ए से ए खत्म हो जाएगा, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा बाई के। इसी को एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाई के। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने क्योंकि वहां पे डैश माना है और एनसीईआरटी में पी माना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसलिए ऐसा रिजल्ट आया है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके आगे हम लोग अगर चलें तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो यहां तक तो हम लोग मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक खास बात इसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, कई खास बात पढ़े हैं कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो के फैक्टर से बढ़ जाती है। कब? डाइलेक्ट्रिक को लगाते ही अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी वैल्यू उतने ही अमाउंट से कम हो जाएगी। और हम लोग दोनों का अफेक्ट अलग अलग देखे, डायग्राम के साथ देखे हैं अफेक्ट अलग अलग। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ाता हूँ। वीडियो पॉज किया हूँ। तो वहां से जो हम लोगों ने ये जो हमारा इक्वेशन आया था, एक इक्वेशन आया था सिग्मा माइनस सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा बाई के। ये जो हमारा इक्वेशन आया था, इस इक्वेशन की बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि Q माइनस Q डैश इक्वल टू जो हो जाएगा वो Q बाई के बराबर होगा। अब क्यों हमने इसको ऐसे लिखा, क्योंकि V इक्वल टू हम लोगों को पता है कि Q अपॉन एप्सिलॉन, E इक्वल टू हम लोगों को पता है, E इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तब। और V इक्वल टू हो जाता है ED, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट AD। और Q की वैल्यू अगर हम लोग रखें सिग्मा के केस में तो V आ जाएगा हमारा सिग्मा A, यानी कि सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा कैपेसिटर के केस में विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो यानी कि मैं डायरेक्ट V का रियल लिखता हूं, तो ये V आ जाएगा V इक्वल टू सिग्मा D अपॉन Q नॉट सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये V के केस में आ गया और यहाँ पे एक V आ गया तुम्हारा V इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये दोनों केसेस जो हैं वो हमारे हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि माइनस Q माइनस Q डैश की जगह हम लोग Q बाई के लिख सकते हैं। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें तो डाइलेक्ट्रिक के केस में तो Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। Q माइनस Q डैश की जगह Q बाई के लिख सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक की केस में ये हो जाएगा Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A। डाइलेक्ट्रिक के केस में ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो V हमारा क्या हो जाएगा? V हमारा हो जाएगा कि Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A D। Q की अगर वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा A, यानी कि A सिग्मा बच जाएगा, A से एक खत्म हो जाएगा, तो सिग्मा D अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक V की वैल्यू हमारी आ गई। कब? जब हमारा डाइलेक्ट्रिक रहेगा तब। तो अगर हम यहाँ से रिलेशन निकालना चाहें तो दोनों का रेशियो निकाल देंगे, जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। तो जब इन दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे कि
रेशियो जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा और जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो जो हमारा रेशियो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ। तो रेशियो निकालने से कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या था, C इक्वल टू था Q अपॉन V, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक था। और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा Q अपॉन V, लेकिन V की वैल्यू कैपेसिटेंस के साथ क्या थी, V की वैल्यू जो कैपेसिटेंस के साथ थी वो ये थी कि C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू रखें तो QD अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटेंस की वैल्यू थी डाइलेक्ट्रिक के साथ। और कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे भी हम लोग निकालना चाहें तो Q और V की वैल्यू थी हमारी QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल आउट, यानी C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये विदाउट कैपेसिटी डायरेक्ट। तो जो एप्सिलॉन नॉट के आया है इस टर्म में, एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट के को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालना चाहें तो के इक्वल टू आ जाएगा ई अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, और ये के को ही हम लोग बोल देते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो यहाँ तक हम लोग डाइलेक्ट्रिक का मेरे ख्याल से अब क्लियर हो जाएगा। कोई पूछेगा डायमेंशन कितना होगा, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो डायमेंशनलेस होगा। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर को अगर हम लोग पैरेलल या सीरीज में लगाते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से ये नोट हो गया होगा। तो अब मैं अगला टॉपिक बताता हूँ, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। थोड़ा सा शेड कर दूं ताकि अंतर समझ में आ जाए। ये कैपेसिटेंस है, C1 C2 C3। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला कॉम्बिनेशन है हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में कैपेसिटर कैसे कंबाइन होते हैं, एंड टू एंड कंबाइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस माइनस मतलब कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं भाई, दो बॉडीज होती हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो ये प्लस ये माइनस, फिर माइनस से प्लस कनेक्टेड होगा, माइनस से प्लस कनेक्टेड, और इस तरह से ये सीरीज में चलता चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो सीरीज में होगा उसकी क्या खास बात होगी, जो सीरीज में कैपेसिटेंस होगा उसकी खास बात ये होगी कि चार्जेस की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। चार्जेस की वैल्यू जितने भी कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे उन सब की चार्जेस की वैल्यू जो है वो Q जो है वो सेम होगा। तो जब Q सेम होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि C और V बदलेगा, यानी ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा V1, इधर C2 तो ये V2, इधर C3 तो ये V3। लेकिन जो टोटल वोल्टेज हम लोग देंगे वो नहीं बदलेगा। जो टोटल वोल्टेज हम लोग दे रहे होते हैं, ये कैपेसिटेंस अगर हम लोग लगाए हैं तो जो टोटल वोल्टेज V हम लोग देंगे वो बार बार नहीं बदलेगा, ये टोटल वोल्टेज। और ये टोटल वोल्टेज V जितना ही होगा, ये तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम टोटल वोल्टेज यहाँ से V दे रहे हैं तो यही वोल्टेज जाके 3 में बढ़ जाएगा, V1 V2 और V3 में। यानी कि अगर हम V1 V2 और V3 को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल V आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला C इक्वल टू जानते हैं Q अपॉन V। तो यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो ये V हो जाएगा Q अपॉन C। ये V1 क्या हो जाएगा, Q तो बदल नहीं रहा है इसलिए Q का Q रहेगा, लेकिन V1 की जगह C बदल रहा है, C1 हो जाएगा। उसी तरह ये Q अपॉन C2 हो जाएगा, उसी तरह ये Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या,
अब ये हो जाएगा Q/C, Q कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह अगर और जुड़े तो और चला जाता। तो अब हम जो एक चीज कंक्लूजन ये निकाले हैं कि जो सीरीज में कैपेसिटेंस होंगे तो सीरीज में कैपेसिटेंस होने के बाद जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलेगा वो सम ऑफ द कैपेसिटेंस होगा। जितने भी कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे उनका जो सम होगा वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी 1/C आएगा। बहुत सिंपल था, ऐसा हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस का पढ़े हैं, इसमें कैपेसिटेंस का पढ़ रहे हैं। तो सीरीज ये सीरीज वाला समझ में आ गया होगा। उसी तरह हम लोग पैरेलल वाला चलते हैं। तो पैरेलल वाला जब हम लोग चलेंगे तो पैरेलल वाला भी एकदम आसान है। पैरेलल में सेम चार्जेस से एक साइड कनेक्ट होंगे और डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट साइड कनेक्ट होंगे। यानी अगर ये प्लस है तो दूसरे कैपेसिटेंस का भी प्लस उसी साइड होगा, तीसरे कैपेसिटेंस का भी प्लस सेम साइड होगा। ठीक उसी तरह अगर ये माइनस है, पहले प्लेट का माइनस है तो दूसरे प्लेट का माइनस भी उसी साइड होगा, सेम साइड होगा, तीसरे प्लेट का भी माइनस सेम साइड होगा। और ये तीनों इस तरह से कंबाइन होंगे हमारे एक साथ, ये ऐसे लगे होंगे बैटरी से, ये एक तरीके से ये कंबाइन होंगे। अब यहाँ पे ये साफ साफ तो ये हो गया हमारा पैरेलल का कॉम्बिनेशन प्लस कैपेसिटेंस। पहले ये पहला कैपेसिटेंस है, यहाँ पे ये दूसरा कैपेसिटेंस है और यहाँ पे ये तीसरा कैपेसिटेंस है और तीनों कैपेसिटेंस जो है वो जुड़े हुए हैं एक एंड से। यहाँ पे ये तीनों कैपेसिटेंस जो है वो एक एंड से जुड़े हुए हैं ये, और यहाँ पे भी ये तीनों कैपेसिटेंस दूसरे एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तो एक एंड से जुड़ेंगे तो हम लोग को क्लियर ही है। साथ में ये भी क्लियर करना है कि साइन भी सेम साइड होगा। ये प्लस कैपेसिटेंस का प्लस प्लेट है तो दूसरे कैपेसिटेंस का भी प्लस प्लेट इसी साइड होना चाहिए और तीसरे का भी इसी साइड। ठीक उसी तरह ये पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया। अब हम लोगों को कैपेसिटेंस जोड़ दिए, सब जोड़ दिए, अब हम लोग इसका डेरिवेशन निकालना शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज और कि जब सीरीज में था तो Q नहीं बदल रहा था, लेकिन पैरेलल में कैपेसिटेंस का चार्ज जो है वो बदल जाएगा। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल के कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा Q1 हो जाएगा Q1, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ये Q1 है यानी कि यहाँ वाला भी Q1 ही है और यहाँ वाला भी Q1 ही है। प्लेट में अंतर नहीं होगा, अलग अलग प्लेट का अलग अलग चार्ज होगा। सेम प्लेट में जैसे ये पहले प्लेट का लिए तो ये चार्ज Q1 यहाँ पे हो गया, तो ये प्लस भी Q1 होगा, माइनस भी Q1, सेम चार्ज होंगे। उसी तरह प्लेट 2 का Q2 है तो प्लेट 2 का Q2 है, ठीक है। उसी तरह प्लेट 3 का Q3 है। चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, चार्ज अलग अलग हो। देखिए कि पैरेलल प्लेट अगर हम लोग पैरेलल में लगाए हैं तो Q की वैल्यू जो है वो बदलेगी। Q बदल रहा है हमारा, Q1 बदल रहा है, Q2 बदल रहा है और Q3 बदल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये Q और Q तो बदल रहा है, प्लेट बदल रहा है, और क्या बदलेगा इसके बाद? इसके बाद जो होगा वो हमारा, पहली बात तो ये पैरेलल मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी पैरेलल प्लेट आपस में जुड़े होंगे उनका इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट B एक साथ होगा। इन तीनों का फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, इन तीनों का इनिशियल पॉइंट A पे है। तो अब ये सेम चार्ज Q जाके तीनों जगह बट रहे होंगे, तो Q बदल तो रहा है ये, लेकिन पर्टिकुलर प्लेट के पास जाके बदल रहा है, प्लेट की कैपेबिलिटी के हिसाब से बदल रहा है। लेकिन जो टोटल Q होगा वो हमेशा होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। अब इसमें खास बात आपको ये ध्यान देनी है कि Q बदल रहा है तो Q के साथ दो टर्म और एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं C इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q V को इधर लेते जाते हैं तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू CV। तो Q तो बदल रहा है लेकिन Q के साथ दो टर्म और एसोसिएटेड है, C और V। तो इसमें हमको ध्यान देना होगा कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। तो पैरेलल में अगर Q बदल रहा है तो निश्चित रूप से V नहीं बदलेगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा। यानी यहाँ पे भी अगर हम V लिखेंगे, प्लेट 1 पे भी V होगा, प्लेट 2 पे भी V होगा, उसी तरह प्लेट 3 पे भी V होगा, सेम पहले जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब Q की वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा CV, Q1 की जगह हो जाएगा CV C1V, क्योंकि V नहीं बदल रहा है। तो
अगर Q बदल रहा है और V नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब है कि C बदलेगा, क्योंकि एक ही चीज कांस्टेंट होनी चाहिए और वो यहाँ पे हो गई V। तो V जब कांस्टेंट हो गया तो यानी कि C और Q दोनों बदलेगा। तो यहाँ पे Q1 की जगह C1 हो जाएगा, Q2 C2 हो जाएगा, Q3 C3 हो जाएगा। तो C1V उसी तरह ये हो जाएगा, C2V उसी तरह ये हो जाएगा, C3V CV, और यहां से V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल आउट, तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसी तरह ये पैरेलल में जितने भी कैपेसिटेंस होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को पैरेलल और सीरीज दोनों समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं कि कंफ्यूज मत होना, इसमें प्लेट सीरीज वाले में Q जो है वो नहीं बदल रहा था, इसमें Q बदलेगा। इसमें Q बदलेगा तो जाहिर सी बात है कैपेसिटेंस भी बदलेगा, कैपेसिटेंस और Q दोनों बदलेगा तो एक चीज नहीं बदलनी, एक चीज तो कांस्टेंट रखनी है, वो यहाँ पे भी होगा। Q बदलेगा, C बदल गया, V नहीं बदला। सीरीज में क्या था, सीरीज में Q नहीं बदल रहा था, सीरीज में Q नहीं बदल रहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। अब इस पे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।